हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपने मेरी एमनियोटिक फ्लूइड वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो देखिए, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोहाइड्रा एमनियोस। अभी मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। देखो, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। अगर उस रेंज से अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रा एमनियोस। और अगर उससे कम हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड तो उसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रा एमनियोस, ठीक है। ये ओलिगोहाइड्रा एमनियोस जो है वो एक रेयर कंडीशन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो पॉलीहाइड्रा एमनियोस जो है वो देखने को मिलता है और ये हमारी रेयर कंडीशन है, ठीक है। चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ रेयर कंडीशन, अभी मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें क्या होता है, ओलिगोहाइड्रा एमनियोस में हमारा जो एमनियोटिक जो फ्लूइड है, ठीक है, वो एक्सट्रीमली लोअर हो जाता है। कितना एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। और कितना, 200 ml से भी कम हो जाता है, ठीक है। 200 ml से भी कम हो जाता है। ओलिगोहाइड्रा एमनियोस का मतलब क्या है, ओलिगो मतलब डिक्रीज, ठीक है, ये आपको पता है। हाइड्रा एमनियोस आपका क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली लोअर अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 200 ml, इसलिए हमने इसको क्या कहा, ओलिगोहाइड्रा एमनियोस। इट इज़ अ रेयर कंडीशन इन विच रिड्यूसेस और एक्सट्रीमली लोअर द लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एज 200 ml लिक्वर एमनी, इट्स कॉल्ड ओलिगोहाइड्रा एमनियोस। लिक्वर एमनी आपको पता होगा, हमारा लिक्वर एमनी क्या था, एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम है, ठीक है, लिक्वर एमनी। और अब देखो कैसे पता चला कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो गया है। ऐसे पता चला कि जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया गया, ठीक है, तब हमारे AFI और SDP की वैल्यू क्या आई, कम आई। ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 5 to 25 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर से कम आया, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि हाँ ओलिगोहाइड्रा एमनियोस प्रेजेंट है। और फिर दूसरा भी टेस्ट किया, SDP हमारा क्या था, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों क्या चीज़ है, इसलिए मैंने सबसे पहले यही बोला कि आप एमनियोटिक फ्लूइड वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको एक कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो AFI की वैल्यू जो है वो नॉर्मली कितनी होती है, 5 से कम हो जाए तब इसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रा एमनियोस। SDP की वैल्यू 2 to 8 सेंटीमीटर है, अगर 2 से कम हो जाए तो हम इसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रा एमनियोस। अभी देखो यहाँ पे भी मैं आपको पॉलीहाइड्रा एमनियोस की थोड़ी सी आइडिया दे दूँ। देखो अभी AFI जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा ना, तब हम उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रा एमनियोस, ठीक है। और यहाँ पे SDP जो है वो 8 सेंटीमीटर से अगर वो बढ़ जाएगा तब हम उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रा एमनियोस, ठीक है। मतलब ये वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी और ये आपके वाइवा के रिगार्डिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से आप याद कर लो। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ओलिगोहाइड्रा एमनियोस क्या था, एक रेयर कंडीशन है। पहला टॉपिक मेरे साथ साथ आप ना रिपीट भी करते जाओ, जो मैं पॉइंट्स बोलूँ ना। ओलिगोहाइड्रा एमनियोस हमारा टॉपिक है, उसमें फर्स्ट चीज़ मैंने क्या बताई, एक रेयर कंडीशन है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो एक्सट्रीमली लोअर हो जाता है। और कितना लोअर, 200 ml से भी लोअर हो जाता है, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम मैंने क्या बताया, लिक्वर एमनी, ठीक है। और कैसे पता चला कि ओलिगोहाइड्रा एमनियोस है, क्योंकि AFI और SDP की वैल्यू भी जो है वो उसके नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाती है। चलो अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के रिगार्डिंग। कॉजेज़ में हम पहले देख लेते हैं कि इसके मेन कितने कॉजेज़ है, ठीक है। पहले वो उसको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फीटल कॉज, रिपीट करो, फर्स्ट हमारा कॉज क्या है, फीटल कॉज। सेकंड हमारा क्या है, मैटरनल कॉज, क्या है, मैटरनल कॉज। थर्ड हमारा है प्लेसेंटल कॉज। और फोर्थ है हमारा आयट्रोजेनिक कॉज, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, फीटल कॉज, सेकंड है हमारा मैटरनल कॉज, थर्ड प्लेसेंटल कॉज एंड फोर्थ है हमारा आयट्रोजेनिक कॉज, ठीक है। एक एक को हम डिस्कस करेंगे। फीटल कॉजेज़ में आपका मोस्टली, इसको सब आपको याद रहे इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ आप याद रख लो, क्योंकि उतना भी आप लिखोगे तो आपका ही टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोग उसमें यूटिलाइज़ कर लोगे, ठीक है। तो आपको जितना भी याद रहे आप उतना लिख सकते हो। ओके, फीटल कॉजेज़ में हमारा क्या है, एक है आपका क्रोमोसोमल एनोमलीज और एनाटॉमिकल एनोमलीज, कंजेनाइटल एनोमलीज, ठीक है। फीटल कॉज क्या है हमारा, अगर फीटस में कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज, कंजेनाइटल का मतलब क्या है, बाई बॉर्न से ही कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। एनाटॉमिकली चाहे वो कोई भी डिफेक्ट हो या फिर क्रोमोसोमल में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हो, ठीक है। क्रोमोसोमल में हो सकती है ट्राइसोमी, ठीक है, वो अभी अभी यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी ट्राइप्लॉइडी, ठीक है, ट्राइप्लॉइडी हो सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में ट्राइसोमी भी हो सकती है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है। ड्रग्स में अगर कोई किसी ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी जो है ओलिगोहाइड्रा एमनियोस हो सकता है। PROM हमारा क्या है हमारा प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन,
प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। फिर है हमारा रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस जो है ना वो हमारा मेन कॉज है, ठीक है। अगर कोई भी फीटल कॉज होगा ना, अगर फीटल के डिफेक्ट की वजह से अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो रहा है तो उसमें हमारा मेन कॉज है रीनल एजेनेसिस। क्यों? क्योंकि देखो रीनल एजेनेसिस का मतलब क्या है कि किडनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किडनी एब्सेंस हो या फिर इमेच्योर किडनी हो, ठीक है, चाहे वो एक किडनी हो या फिर बोथ किडनी हो, तो उसकी वजह से वो इफेक्ट करेगा। वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी पैथोजेनेसिस में। अब दूसरा है थायराइड ग्लैंड एजेनेसिस, मतलब कि थायराइड ग्लैंड में कोई भी डिफेक्ट होगा, एब्सेंस होगा या फिर थायराइड ग्लैंड में जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर, इमेच्योर होगी, ठीक है। फिर है हमारा ट्राइप्लॉइडी। ट्राइप्लॉइडी में हमारा जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है वो टोटल 46 है। अगर उसकी जगह पे जो है वो 69 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से भी वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस जो है वो कॉज कर सकता है। आईयूजीआर हमारा क्या है? इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। इंट्रायूटेरिन इन्फेक्शन हो तब भी ये हो सकता है। फिर है हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी। इसका मतलब क्या है कि यूरिन का जो फ्लो है, ठीक है, यूरिन के फ्लो में एक ब्लॉकेज आ जाता है और उसकी वजह से जो है वो हमारा यूरिनरी जो ट्रैक है उसको वो डैमेज करता है। इसी को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी। क्या है ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी? यूरिन के फ्लो में एक ब्लॉकेज आ जाता है जिसकी वजह से हमारा यूरिनरी जो ट्रैक है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। फिर है हमारा पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी आपको पता ही है कि जो 42 वीक्स के बाद जो बेबी जो है वो बर्थ होता है तब हम उसको बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक है। फिर है हमारा एमनियन नोडोजम। इसका मतलब क्या है कि टाइनी नोड्स टाइप, ठीक है, एकदम छोटे छोटे से नोड्स टाइप जो है वो देखने को मिलते हैं एमनियोटिक जो हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर लेती हूँ। फिटल के कॉज में हम क्या क्या याद करेंगे? कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो, एबनॉर्मल, कोई भी एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी हो, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो, रीनल एजेनेसिस हमारा हो गया था, फिर हमारा थायराइड एजेनेसिस हो गया था, ट्राइप्लॉइडी हमारा हो गया, आईयूजीआर, यूरोपैथी, पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक है। आपको जितना भी याद रहे आप उतना लिख सकते हो। सेकंड हमारा कॉज कौन सा था? मैटरनल कॉज। मैटरनल कॉज में क्या हो सकता है? अगर मदर को डिहाइड्रेशन हो, मदर को हाइपरटेंशन हो, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो, फ्लूइड लीक हो रहा हो, यानी कि हमारा प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी अभी हमने आगे देखा, और हाइपोवोलेमिया। हाइपो मीन्स डिक्रीज, वोल हमारा क्या है? वॉल्यूम, एमिया हमें पता है ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से भी ये जो है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कॉज कर सकता है, ठीक है। मदर में तो बहुत ही छोटे छोटे से आपको याद रह जाएंगे। फिर है हमारा प्लेसेंटल कॉज। प्लेसेंटा अगर ठीक से बनी नहीं होगी, ठीक है, इमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा होगा, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होगी, या फिर प्लेसेंटा जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होगी, तो उसकी वजह से भी जो है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होने का चांस है, ठीक है। फोर्थ है हमारा आइट्रोजेनिक कॉज। आइट्रोजेनिक कॉज एकदम छोटा सा कॉज है, ठीक है। मदर को जो है वो हॉस्पिटल में लाने से पहले कोई भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, मदर को होता ही नहीं है, उनको पता भी नहीं होता कि मुझे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है। लेकिन एक बार जो है हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अगर किसी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक है, हॉस्पिटल में आने के बाद अगर ये कंडीशन होती है तब हम उसे बोलते हैं आइट्रोजेनिक कॉज, ठीक है। हॉस्पिटल में आने से पहले उनको कुछ नहीं था, हॉस्पिटल में आने के बाद अगर हुआ तब हम उसे बोलेंगे आइट्रोजेनिक कॉज। और ये जो है ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है वो मेजरली जो है वो देखने को मिलता है। और इसमें हमारी ड्रग्स कौन सी है इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से देखने को मिलता है, ये आपका वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। एंडोमिथाजिन, एसी इनहिबिटर्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, ठीक है। ये हमारी 3 मेन ड्रग्स है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आइट्रोजेनिक कॉज है हमारा, जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होने का चांस हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में अभी मैंने आपको बताया था ना कि रीनल एजेनेसिस। चलो अभी हम रीनल एजेनेसिस को ही हमारी इटियोलॉजी मान के यहाँ पे आगे चलते हैं। मान लो रीनल एजेनेसिस है, मतलब किडनी जो है अभी इमेच्योर है। अब किडनी इमेच्योर होगी तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी, और अगर किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी तो बेबी का जो यूरिन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ना, मतलब यूरिन बन ही नहीं पाएगा प्रॉपर्ली और यूरिन डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर यूरिन ही डिक्रीज़ हो जाएगा तो बेबी स्वेलो क्या करेगा? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में हमने पढ़ा था ना कि एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है, याद करो 12 वीक्स के बाद एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बन रहा था। बेबी जो यूरिन पास करता है उसी यूरिन को वो स्वेलो करता है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। अगर यूरिन ही कम होगा तो बेबी स्वेलो क्या करेगा, और अगर स्वेलो नहीं करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तभी तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है ना, और एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है इसी कंडीशन को तो हमने बोला है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लो। देखो किडनी इमेच्योर है,
ठीक है। इमेच्योर किडनी है तो वो यूरिन कैसे बनाएगी, और यूरिन नहीं बनाएगी तो बेबी स्वेलो क्या करेगा, बेबी स्वेलो नहीं करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा, और एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बन रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, इसी को तो हमने बोला है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इसको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है, कि डिक्रीज सिम्फाइसिस फंडल हाइट, सिम्फाइसिस जो फंडल हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी और फीटल जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड के हमने जब फंक्शन देखे थे तब मैंने आपको बताया था, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या था, बेबी को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है ना, और बेबी को फ्रीली मूव करने में वो हेल्प करता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड ही कम होगा तो बेबी जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से ही बेबी का जो पार्ट्स है उसको पाल्पेट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, जब भी डॉक्टर्स पाल्पेट करते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो वहाँ पे रहता है, इसकी वजह से ही वो इजीली पाल्पेट हो पाते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम है, इसी वजह से क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन पाल्पेटिंग द फीटल ऑर्गन्स ड्यू टू द रिड्यूस फ्लूइड। ठीक है, और एक है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज यानी कि हमारा PROM, ये तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, USG करेंगे। ठीक है, AFI मैंने अभी आपको बताया था, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। STP सिंगल डिपेस्ट पॉकेट हमारी 2 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। अब देखो USG में कैसे चेक करना है वो मैंने पूरी वीडियो एमनियोटिक फ्लूइड में बताया है, लेकिन आपके थोड़ा आपको आइडिया आ जाए इसलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो यूट्रस है उसमें हम क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे। जो हमारी सबसे बड़ी पॉकेट है ना, सबसे बड़ी पॉकेट, उसको हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मान लो ये एक हमारी बड़ी पॉकेट है, यहाँ पे एक है, ये एक है और एक ये है। ठीक है, टोटल 4 हो गई हमारी पॉकेट्स। ठीक है, और ये क्या है, 5 से कम है, इसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे 2 पॉकेट होती तो यहाँ पे 2 + 1 + 1 + 1 ऐसे हम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 4 पॉकेट ही बन रही है। ठीक है, जो कि हमारे 5 सेंटीमीटर से कम ही है, और इसलिए हमने इसको क्या बोला, AFI हमारा कम है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोला, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, वो वाली वीडियो में आप पूरा डिटेल में देख लेना। अब दूसरा जो है हम टेस्ट करेंगे वो है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, हमारा NST जो है वो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, शॉर्ट नोट में आपको पूछते हैं और आपके वाइवा में भी आपको पूछते हैं। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपको नॉलेज तो होना चाहिए। अब NST में आपको ईजिली समझाते हो। देखो NST में होता क्या है, मदर जो है ना, मदर, उनको 2 बेल्ट जो है वो पहनाए जाते हैं। ठीक है, बेल्ट के नाम आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो बिल्कुल भी टेंशन मत करना, सिर्फ अच्छे से लिख के आ जाना कि 2 बेल्ट जो है वो उनको पहनाया जाता है मदर को। ठीक है, एक का नाम है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, दूसरे का नाम है टोको ट्रांसड्यूसर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, दूसरा है टोको ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ईजी है, आपको याद रह जाएगा, 2-3 बार रिपीट करना बस। ये जो 2 बेल्ट है वो मदर को पहनाए जाते हैं और मदर को बोला जाता है कि जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आए तब यहाँ पे इस बेल्ट के पास एक बटन है, जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आए आपको क्या करना है, इस बटन को प्रेस करना है। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या करेंगे, डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा मदर को उसे वो लोग मॉनिटर करेंगे कि कितने टाइम में कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं 15 मिनट में, याद रखना मैं क्या बोल रही हूँ, 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं 15 मिनट में, तब हम कंसिडर करेंगे कि अंदर जो फीटस है वो हेल्दी है। कितने, 15 मिनट में कितने आने चाहिए, 2 या फिर 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए, तभी हम उससे बोलेंगे कि हाँ अंदर जो फीटस है वो हेल्दी है। अगर 30 से 40 मिनट भी हो गई लेकिन मदर को जो है वो अभी एक ही कॉन्ट्रैक्शन आया है या फिर सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्शन आया है, तो इसका मतलब क्या है, बेबी जो है अंदर एबनॉर्मल है, उनको कुछ ना कुछ तकलीफ़ है बेबी को। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है, इसलिए हम करते हैं NST। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 2 बेल्ट पहनाए जाते हैं, एक का नाम है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, दूसरे का नाम है टोको ट्रांसड्यूसर। मदर को बोला जाता है कि जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आए इस बटन को प्रेस कीजिए। अगर 15 मिनट के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्शन या फिर ज़्यादा आते हैं तब हम उसे बोलते हैं कि अंदर जो बेबी है वो आपका एकदम परफेक्ट, एकदम हेल्दी बेबी है। लेकिन अगर 15 से 30 मिनट 40 मिनट हो गए लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो 2 ही कॉन्ट्रैक्शन या फिर 2 से कम एक कॉन्ट्रैक्शन आया है, तब हम उसे बोलेंगे कि आपका जो बेबी है उसको कुछ ना कुछ तकलीफ़ है। ठीक है,
एबनॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मली। अब थर्ड हमारा जो टेस्ट है वो है हमारा बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है। बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट में इसके 5 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट में हम क्या चेक करेंगे, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, फीटस जो है उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट को हम चेक करेंगे। फिर हमारा ग्रोस बॉडी मूवमेंट को चेक करेंगे, फीटल टोन, फिर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, ये तो हमें चेक करना ही पड़ेगा, और एक हमारा एनएसटी अभी मैंने आपको बताया ना, ये वाला नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब देखो, अब जो है मार्क फॉर ईच पैरामीटर टोटल 10। ओके, तो ये जो हमारे पांचों जो पैरामीटर्स है इसके मार्क्स दिए गए हैं, मतलब एक पैरामीटर का 2 मार्क्स, ऐसे 5 है तो टोटल 10 मार्क, ठीक है। और अगर इसका टोटल नंबर जो है वो 7 to 10 आ जाता है तो तब हम उसको बोलते हैं बेबी, मतलब जो फीटस है वो हेल्दी है। अगर 6 आया है तो हमें इस एग्जामिनेशन को, इंटरवेंशन के बाद इसको फिर से हमें रिपीट करना है। अगर 2 से कम आया है तो क्या प्रेजेंट हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ और हमारा लास्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो करना पड़ेगा वो है डॉपलर स्टडीज़ टू असेस द ब्लड फ्लो इनटू दी वेसल्स, ठीक है। ये चारों के चारों आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में। अब हम चलते हैं अपने मैनेजमेंट की तरफ। माइल्ड केसेस में, ठीक है, अगर माइल्ड केसेस है और मदर में कोई कॉज की वजह से, मदर में मैंने पहला कॉज क्या बताया था, डिहाइड्रेशन, अगर मदर की कॉज की वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होने का चांसेस है या फिर हो रहा है तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, मदर को पहले हाइड्रेट करेंगे, मदर को क्या करेंगे, ओरल फ्लूइड जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, और कंटिन्यूसली क्या करेंगे, फीटल की मॉनिटरिंग जो है वो हम चालू ही रखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या करेंगे, फीटल की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सेकंड है हमारा मॉडरेट टू सीवियर केसेस। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में हम क्या करेंगे, एमनियो इन्फ्यूजन। एमनियो इन्फ्यूजन का मतलब क्या है कि हमारा जो नॉर्मल सलाइन है वो डायरेक्टली हम इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, यूटेराइन कैविटी में, और उसका फ्लो रेट कितना है, 500 ml/h, कितना है, 500 ml/h। उसका प्रेशर कितना रखेंगे, 25 mmHg, कितना, 25 mmHg, बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है, आपके वाइवा के रिगार्डिंग भी है। एमनियो इन्फ्यूजन का मतलब हमने क्या बोला, एनएस को इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, डायरेक्ट यूटेराइन कैविटी में, फ्लो रेट कितना है उसका, 500 ml/h, प्रेशर कितना है, 25 mmHg, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और जो हमारे कॉज है, जो कर सकते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, उसको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है, जैसे कि हाइपरटेंशन और इन्फेक्शन जो हमने यहाँ कॉजेज़ में आगे देखा था। और अर्ली डिलीवरी करवाएंगे अगर पॉसिबल हो तो, अगर मदर जो है उनकी प्रेगनेंसी जो है वो टर्म पे पहुँच चुकी है तब हम क्या करेंगे, डिलीवरी करवाएंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और अगर एक और केसेस हो, अगर फीटस को जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन उसको रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो रही है, उसी वक्त भी हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा इन PROM केसेस। PROM का अगर कोई भी केसेस हो तब हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और मॉनिटर करेंगे कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है, इन्फेक्शन है एक कोरियो एमनियोनाइटिस, क्या है, हमारी जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसमें जो है कोरियन और एमनियन जो है ना, प्लस हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, किसका, इन्फेक्शन ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन हमारी कौन सी थी, कोरियन एंड एमनियन, इसका जो इन्फेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि हाँ भाई ये इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा, ठीक है। अब देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशंस, फीटल में कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ठीक है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया का मतलब है लंग्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लंग्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे ड्यू टू इनएडिक्वेट स्पेस, फीटल पार्ट्स डोंट ग्रो प्रॉपरली, लंग्स ऑफ फीटस डोंट ग्रो प्रॉपरली, क्या होगा, उसमें एडिक्वेट स्पेस नहीं होगी, ठीक है। स्पेस न होने की वजह से जो लंग्स जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ठीक है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया का मतलब है लंग्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा है लिम्ब एम्पुटेशन और डिफर्मिटी, ठीक है, एम्पुटेशन और डिफर्मिटी, लिम्ब जो है उसमें रिडक्शन डिफेक्ट, ठीक है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, आपको ये अगर याद नहीं रहा था। IUGR हमारा इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये तो होता ही है, ठीक है, ये उसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन भी है, इसका कॉज भी था। इंक्रीजेस द स्टिल बर्थ, मतलब कि डेथ ऑफ जो फीटस है इनटू द यूट्रस, वो भी जो है वो बढ़ सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशन है।
कोड कंप्रेशन ड्यू टू दी यूटराइन वेन कंप्रेस, यूटरस की जो यूटराइन जो वेन है उसके कंप्रेशन की वजह से क्या करता है, वो फीटल को डिस्ट्रेस करता है। ठीक है, यूटराइन वेन जो है वो कंप्रेस्ड हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से फीटस को क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, डिस्ट्रेस होने लगता है। फीटस को क्या होने लगता है, डिस्ट्रेस होने लगता है। और फीटस क्या कर रहता है, मेकोनियम जो है वो पास कर लेता है। ठीक है, और वही मेकोनियम हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है, ठीक है, अभी वो क्या हो गया, हमारा मेकोनियम स्टेन्ड हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। उसमें हमने कलर की बात की थी, तब मैंने आपको बताया था कि मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो वो कौन सी कंडीशन इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, और फीटल क्या करेगा, उस मेकोनियम को जो है वो स्वेलो कर लेगा। ठीक है, और डेवलप दी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जिसकी वजह से बेबी में क्या देखने को मिलता है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हुआ, यूटेराइन जो कॉर्ड है हमारी, यूटेराइन जो वेन है हमारी वो कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से फीटल में डिस्ट्रेस होने लगता है, जिसकी वजह से वो स्टूल पास कर लेता है मेकोनियम। और उस मेकोनियम स्टेन एमनियोटिक को हम क्या, फ्लूइड को क्या बोलेंगे, मेकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड। और बेबी क्या करता है, फीटस उसको वो स्वेलो कर लेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, पोस्टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, और दूसरा है हमारा मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। ये हमारे फीटल कॉम्प्लिकेशंस थे। ये आ गया हमारा मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग लेबर, इन्फेक्शन इन PROM और हाई रेट ऑफ C सेक्शन। ठीक है, ये देखने को मिल सकता है सब कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, आप लोग मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।